जुलाई 2013 वो तारीख जब आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता सत्येंद्र जैन को पहली बार टिकट मिली थी। आर्किटेक्ट से मंत्री बनने का सफर सत्येंद्र जैन का कैसा रहा, आज इंडिया न्यूज की टीम से सत्येंद्र जैन बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। नमस्कार सर, ये बताइए, आप शकरपुर बस्ती से तीसरी बार आपको चुनावी टिकट मिला। इस बार बीजेपी के भी कैंडिडेट करनेल सिंह खूब दम भर रहे हैं, कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं। क्या लग रहा है, इस बार जीत मिलना सर पॉसिबल है या मुश्किल होगा? मुझे लगता है कि बीजेपी का मुझे समझ नहीं आया कि किस तरीके से उन्होंने सिलेक्शन किया है और किस क्राइटेरिया पर सिलेक्शन किया है। जो लोग हैं उनसे बात हो रही है तो मैं कल का ही किस्सा बता देता हूँ। एक अंकल हैं, बीजेपी के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बारी तो हम आपको वोट देंगे। मैंने क्यों, ऐसा क्या हुआ? क्या कमाल हो गया। देखो, बीजेपी ने सत्येंद्र जैन जो इतने पढ़े लिखे हैं, आर्किटेक्ट हैं, सब उसको जानते हैं, उनके सामने किसको लेके आए? 10वीं पास। कोई तरीका होता है? कम से कम एजुकेशन तो मैच कर लेते। कहते कैसे वोट दे दें हम? लेकिन सर, राजनीति में कहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चल पा रही है। आप देखिए, चाहे एक बड़े से बड़ा नेता देखिए सर, चाहे बेशक 10वीं पास क्यों ना हो, लेकिन नहीं, उनको फिर डिग्रियां लेनी पड़ती है ना। अगर आप कहते हो ले लेते ही भी, पर डिग्री ले लेते, कहीं से खरीद लेते, उसमें क्या दिक्कत है? मिलती तो है। एफिडेविट में 10वीं लिख दिया ना, हो सकता है 10वीं भी है नहीं, उस पर भी शक हो सकता है। मैं अपनी बात नहीं बता रहा, अब ये तो मैं तो अंकल जी की बात बता रहा हूँ। उन्होंने जो कहा, वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, अच्छे सपोर्टर हैं। कहते भी देखो, मैं कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ, बीजेपी का पक्का सपोर्टर हूँ, पर 10वीं पास को तो वोट नहीं दे सकता, ये तो पॉसिबल नहीं। दूसरा कारण उन्होंने एक और बताया। कहते पत्नी बच्चे यूएसए के सिटीजन है। जो बीजेपी कैंडिडेट है उसकी सिटीजनशिप का पता नहीं है कि अमेरिका के सिटीजन है कि हिंदुस्तान के हैं कि एनआरआई हैं। बैंक अकाउंट आज भी अमेरिका में है, बड़े बड़े महल अमेरिका में है, हिंदुस्तान में कोई मकान नहीं है, सारे मकान अमेरिका में है। कि भाई साहब, इनको ढूंढने अमेरिका जाएंगे क्या? फिर चुनाव कैसे लड़ पा रहे हैं सर? सवाल तो ये भी उठता है। ये तो इलेक्शन कमीशन से पूछो आप कैसे लड़ पा रहे हैं। और देखो, उनकी इच्छा हुई, आए, जैसे होता है ना, माइग्रेटरी बर्ड हैं, कभी भी घूमने आए, घूमने के बाद उनको लगा हिंदुस्तान तो कुछ नहीं है जी। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर आप उन पे, करनेल सिंह पे। पूछ लीजिए, उनसे पूछ लेना आप, हिंदुस्तान में सिटीजनशिप है या नहीं है, एक तो ये पूछ लेना। दूसरा, कब से सिटीजनशिप है, और इंडिया की सिटीजनशिप उन्होंने छोड़ी थी या नहीं छोड़ी थी, ये भी पूछ लेना। मैं पैदा होने से लेकर आज तक हिंदुस्तान का सिटीजन हूं, मैंने कभी किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप नहीं ली। मेरे बीवी बच्चे हिंदुस्तान के सिटीजन हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान से बाहर मेरा कोई घर नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर मेरा तो कुछ नहीं। उनसे पूछ लेना कि उनके हिंदुस्तान से बाहर क्या क्या है और हिंदुस्तान में क्या है, ये आप मुझसे पता कर लेना। सर, शकरपुर बस्ती पर पिछली 3 बार से आप चुनाव जीतते आए हैं। इस सीट को आपका गढ़ कहना गलत नहीं होगा, लेकिन सर आप जेल गए, 27 महीने तक आप जेल रहे। क्या लगता है, एंटी इनकम्बेंसी के सुर आप तक सुनाई दे रहे हैं? देखो, प्रो इनकम्बेंसी नजर आ रही है। मुझे खुद लगता था जब मैं जेल में था, 2.5 साल पहले मुझे अरेस्ट किया गया, तो मैंने सोचा कि भाई अब 2.5 साल में तो बीजेपी का काउंसलर है, यहाँ पर सारे काउंसलर बीजेपी विधायक भी इनका है? नहीं, विधायक तो मैं हूँ, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इनके हैं। अब तो सारे काम करा दिए होंगे, मेरी तो किसी को जरूरत होगी नहीं। 3 महीने पहले मैं वापस आया, आने के बाद पता लगा 2.5 साल में 2.5 रुपए का काम नहीं कराया किसी ने, कोई बल्ब भी नहीं लगवाया एक। कहता है काम करने की जरूरत क्या है, हम तो सनातन हिंदू मुस्लिम इस पे ईसाई इन पे लड़ लेंगे इलेक्शन, काम तो सत्येंद्र जैन करेगा। और कह देते थे मुंह पे, फंड नहीं है जी हमारे पास, फंड नहीं है, काम हम छोड़ो। मैं आया तो जनता ने आते कहा कि जैन साहब आपके पीछे कोई काम नहीं हुआ। मैंने आने के बाद पिछले 2-2.5 महीने के अंदर कम से कम 15-20 करोड़ के सैंक्शन करा दिए प्रोजेक्ट, कई सारे स्टार्ट भी हो गए हैं। जनता कहते काम तो यही करेगा। तो मेरे लिए प्रो इनकम्बेंसी और मेरा प्रचार, मेरे पीछे बीजेपी वाले जम के प्रचार किया कि भाई काम कराना तो उससे करा लेना, हम तो खाली यहाँ पर आपसे हिंदू मुस्लिम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सर, लेकिन बीजेपी आप पे ये भी आरोप लगा रही है, जब जनता के बीच में बीजेपी के प्रवक्ता उतरते हैं, कैंडिडेट्स उतरते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर फिर से सत्येंद्र जी जेल चले गए तो क्या आपकी जो क्षेत्र है उसका काम तो रुक जाएगा? उस पर क्या जवाब देंगे आप? ऐसा है तो फिर मेरा तो कह रहे हैं ना, चले गए तो फिर तो ये भी कहते अगर बीजेपी में चले गए तो, अगर बीजेपी में चले गए होते तो तब जेल जाते क्या? जितने भी देश के भ्रष्ट लोग थे वो बीजेपी में जाके संत बन गए। सर, आपकी पार्टी से भी 2 लोग गए थे। हाँ, तो
राजकुमार आनंद और जेल तो नहीं गए। आपके दो ही चॉइस थी, या तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले जाओ या जेल चले जाओ। आपको कभी ऐसा ऑफर आया सर? बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो नहीं गए जेल गए, और जो वॉशिंग मशीन में गए वो जेल नहीं गए। वही ईडी है, उसने उनके यहाँ भी रेड मारी थी, मेरे यहाँ भी रेड मार ली। मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वॉशिंग मशीन में नहीं गया तो जेल चला गया। तो इस देश के अंदर तो ये माहौल है ना कि जो भी आदमी सीधा खड़ा होगा, अपराइट होगा, उसको जेल में जाने का खतरा होगा। अगर मुझे अरेस्ट क्यों किया गया था? इसलिए अरेस्ट किया गया ना, मैं एजुकेटेड मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ। उनको सबक सिखाने के लिए किया गया कि अगर आपने पॉलिटिक्स में आने की हिम्मत की तो तुम्हारा हाल सत्येंद्र जैन जैसा किया जाएगा। एक आदमी थे, एक नेता है, उसको कहते 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, कहते चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग। एक महीने के बाद एक राज्य के उप मुख्यमंत्री बन गए थे। वो जेल में क्यों नहीं गए? अगर आप वॉशिंग मशीन में जाएंगे तो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्या आपको कभी ऑफर आया सर भारतीय जनता पार्टी अब इलेक्शन चल रहे हैं, इस बारे में बोलने का फायदा नहीं है। अंडरस्टूड है। आप अपने आप भी सोच लीजिएगा, दर्शकों से पूछ लीजिएगा, अगर सत्येंद्र जैन वॉशिंग मशीन में जाता तो उसको जेल जाना पड़ता या नहीं जाना पड़ता? सबको पता है। जेल जाने का कारण ये है कि उसने वॉशिंग मशीन में, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाने से मना कर दिया। सर कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए, है ना? आपके ही मंत्री थे सर, शुरुआत से आपके साथ थे, अब उनको टिकट भी मिल गया, उस पर क्या कहेंगे सत्येंद्र जैन जी? जेल जाने से तो बच गए। अच्छा सर, ये एक बात बताइए, मैं आपसे ग्राउंड की सिचुएशन समझना चाहूंगी, क्योंकि 3 बार से आप यहाँ से विधायक हैं सर। 2 कारण होते हैं जब आप जेल जाते हैं, या तो लोग आपके बारे में ये परसीव करते हैं कि अरे जेल गया था, कुछ तो होगा, या दूसरा जेल से जाने के बाद सर वापस आने के बाद नेता और मजबूत बन जाता है। सत्येंद्र जैन क्या बने? देखो, जनता के अंदर बहुत सहानुभूति है। मुझे आज से नहीं जानते लोग, 45 ईयर से मैं सरस्वती विहार में यहीं पर रहता हूँ। मेरे फादर भी यहीं रहते थे, पूरा परिवार यहीं पे रहता है, सब जानते हैं। तो सबको पता कैसे लोग हैं, मंत्री बनने से पहले से भी और बाद में भी। यानी कॉन्फिडेंट है कि आप जीत जाएंगे? जी, कॉन्फिडेंस का कारण दूसरा है कि भी बीजेपी के प्रति बहुत लोगों को नाराजगी है। वो कहते पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स कीजिएगा 2-3 महीने इलेक्शन के टाइम पे, पूरे 5 साल पॉलिटिक्स की बात की। इन्होंने तो पॉलिटिक्स को एक प्रोफेशन बना दिया है। अब इसमें डिग्रियां चालू होंगी, बीजेपी की डिग्री इन पॉलिटिक्स, उसको एंटायर पॉलिटिक्स या कुछ इस तरह की डिग्रियां बनानी चालू करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के अंदर डिग्रियां बनाएंगे कि ये कौन सा सत्र है, ये वो सत्र, जिंदगी भर इसमें करते रहेंगे। आप काम करो ना जनता के लिए, 2-3 महीने इलेक्शन लड़ा, बाकी सारे 5 साल काम करो, सब मिलके काम करो ना। अब दिल्ली को अगर अच्छा करना है तो दिल्ली की जनता ने 2 सरकारें चुनी, एक केंद्र सरकार चुनी, एक दिल्ली सरकार चुनी। कुछ काम दिल्ली सरकार को दिए, कुछ केंद्र सरकार को दिए। केंद्र सरकार को 3 काम, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड। उन्होंने कुछ नहीं किया। सर लेकिन यमुना की सफाई का किसका काम था? दिल्ली सरकार ने सारे काम किए। सर यमुना की सफाई, सुन तो लो, आपने पहले क्वेश्चन पूछा, उसका बता दूं मैं आपको। दिल्ली सरकार ने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सब पे काम किया। हाँ, यमुना की जिम्मेदारी हमारी है, मैं कहता हूँ हमारी जिम्मेदारी है। और सर पॉल्यूशन, 1 मिनट, वो भी हमारी है। परंतु अब आगे बताऊंगा तो उसको सुन भी लेना जी। देखो, यमुना नदी को गंदा करने में योगदान हरियाणा और यूपी का भी है। हरियाणा से बादशाहपुर ड्रेन के थ्रू 105 MGD सीवर का पानी, इंडस्ट्री का पानी, गंदा पानी यमुना में आता है। इधर से 70 MGD पानी शाहदरा ड्रेन के थ्रू होते यूपी से आता है, वो गंदा बिल्कुल इंडस्ट्री का पानी आता है। मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी हमारी है। वो तो नहीं मानते, वो तो सुनते ही नहीं किसी की। हम उसको साफ करेंगे। हमने कहा वो तो नहीं कर रहे, हम उसको साफ करेंगे ना, कर रहे हैं ना काम, जिम्मेदारी हमने ली है ना, वी आर टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम करके दिखाएंगे उसको। लेकिन सर अरविंद केजरीवाल जी पहले बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते थे, पेपर पर लिख देते थे कि कितनी सीटें आएंगी। इस बार कुछ पेपर पर लिखते हुए नजर नहीं आए, इसका क्या करें? टाइम है, वो भी लिख के देंगे। क्योंकि सर बीजेपी से जो नई दिल्ली सीट से कैंडिडेट खड़े हैं परवेश वर्मा, वो पहले लिख चुके हैं कि हम इतने 1000 वोटों से जीतेंगे अरविंद केजरीवाल से। आपका क्या कॉन्फिडेंस धरातल पर नजर आ रहा है? मैं उनके साथ तो मुकाबला कर नहीं सकता, परवेश वर्मा जी के साथ। मैं तो एक सलाह देना चाहूंगा कि भाई साहब, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा बोलते बोलते 3rd नंबर पे ना पहुंच जाओ। तो यानी कांग्रेस आगे निकल जाएगी? नहीं, मतलब देखो, फर्स्ट में तो कोई है ही नहीं, फर्स्ट में तो अरविंद केजरीवाल है। अब जनता के लिए होगा कि भाई देखो, इन दोनों में से देख लो क्या करना है। परवेश वर्मा जी को सोचना चाहिए था कि इलेक्शन लड़ा था, वहां क्यों चले गए। मुझे तो लगता है कोई षड्यंत्र है बीजेपी के अंदर उनको निपटाने का। आपको मोहल्ला क्लिनिक का निर्माता भी कहा जाता है सर। मोहल्ला क्लिनिक एक सर सक्सेसफुल मॉडल भी साबित हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। सर एक सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जो हैं वो दिल्ली सरकार से पूछते नजर आते हैं। जब दिल्ली में रैली करने आए थे, भावुक हो गए थे, कहा कि आयुष्मान योजना को क्यों नहीं लागू किया गया। आप पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, इसका सर क्या कारण है कि आयुष्मान योजना जो है केंद्र सरकार की, उसको धरातल पे आप लोग क्यों नहीं लागू करते? आयुष्मान योजना को लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है हमारे को। आज नहीं, हम आज से 5 साल पहले लागू कर देते। एक ही झगड़ा था, हमने कहा था भी सबके ऊपर हुआ, वो कहते बीपीएल पे होगा। अब मैं दिल्ली में बीपीएल ढूंढ ढांके कहां से लाऊं? वो कहता है जिसके घर में पंखा होगा, जिसके घर में टीवी होगा, जिसके घर में फ्रिज हो, उसको नहीं मिलेगी। मैं ऐसा आदमी कहां से ढूंढ के लाऊं? बाद में कहते पंखे वाले को दे देंगे, पर मैं ऐसा घर कहां से ढूंढ के लाऊं जिसमें फ्रिज ना हो, टीवी ना हो? कहते उन्हीं को देंगे। क्यों देंगे? दिल्ली सरकार अपनी सारी हेल्थ की योजनाएं सबको दे रही है। अगर रोड के ऊपर एक्सीडेंट होता है, वो करोड़पति भी हो, उसका इलाज हम फ्री में कराते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कराते हैं दिल्ली के अंदर। हाँ, फरिश्ते स्कीम में। दिल्ली के अंदर अगर आपको कोई भी बड़े से बड़ा टेस्ट कराना हो, एमआरआई, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, कुछ भी कराना हो, दिल्ली सरकार फ्री में कराती है। हम तो नहीं पूछते आपके घर में कार है कि एसी है कि फ्रिज है। वो कहते नहीं नहीं नहीं, घर में एसी लगा तो नहीं करेंगे, फ्रिज लगा तो नहीं करेंगे। ये क्या मतलब होता है? अरे टैक्स दिया है भाई, जिन्होंने टैक्स दिया उनको मूर्ख बनाओ। दो तरह के लोग हैं, एक गरीब है, उसको जरूरत है, दूसरा जिसने टैक्स दिया है उसने पे किया है भाई, उसको बाहर कैसे कर दें? मैं आज ही करने को तैयार हूं। आप कह दो सबको करेंगे, आज ही लागू करेंगे। कहते नहीं, सबको कैसे करेंगे? राजनीति करते हैं जिनसे, उनको कहते बाहर कर दो। देखो बीजेपी की राजनीति क्या है, मूर्ख बनाओ। पहले जनता से कहते हैं अब जीएसटी दो, फिर इनकम टैक्स दो, फिर टोल टैक्स दो। अरे भाई पूछो, जब तुमने पेट्रोल के ऊपर टैक्स दे दिया, सब्जी के ऊपर, मतलब हर खाने पीने की चीज पे भी टैक्स दे दिया, हर चीज पे टैक्स दिया, अब तो पॉपकॉर्न सड़क बनाने पे उस पैसे से टैक्स से बना दी, उसका तो टोल टैक्स दे दो। जनता खुशी से देती है, वाह 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 वाह। हमें त्याग करना चाहिए। अरे तुम भी त्याग कर लो ना थोड़ा बहुत, वो तो मजे कर रहे हैं। जनता को कहते त्याग करो, सब कुछ त्याग के उन्हें दे दो। हमने देखो जो भी काम किया है हम जनता के लिए कर रहे हैं। आयुष्मान भारत बनाई थी, हेल्थ केयर कैन नॉट बी फॉर फ्यू, दैट शुड बी फॉर ऑल। ये किसने कह दिया? ये मॉडल कहां से आ गया कि हम कुछ लोगों को कुछ अमाउंट तक, दोनों कंडीशन में हमें आपत्ति है। पहला कि सिर्फ कुछ लोगों का जो बीपीएल से नीचे आते हैं उनका इलाज होगा। हमारा कहना है कि दिल्ली की सारी जनता का 100% जनता का इलाज होना चाहिए। दूसरी आपत्ति, 5 लाख तक का इलाज होगा। हम नहीं मानते उस बात को। 5 लाख से होता क्या है? पूरे परिवार का 5 लाख। अरे एक बंदा बीमार हो गया, 5 लाख का बिल आ गया, दूसरा होगा तो फिर क्या होगा? इन दो पे आपत्ति है हमारे को बस। अभी हम संजीवनी योजना लेके आ रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 1 लाख का इलाज हो या 1 करोड़ का इलाज हो या उससे भी ज्यादा का हो, दिल्ली सरकार पे करेगी। 60 साल से ऊपर जितने बुजुर्ग हैं, कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसका कलर क्या है, कास्ट क्या है, रहने वाला कहाँ का, कुछ नहीं पूछेंगे। दिल्ली का नागरिक होना चाहिए, 60 साल का होना चाहिए। सर, क्या दिल्ली के पास इतना वेतन है जो आप ये योजनाएं ला रहे हैं? क्योंकि आपने 2100 रुपये भी बहनों के अकाउंट में देने का वादा किया, फिर बीजेपी ने भी 2500 देने का वादा किया। तो सर ये जो फ्री की रेवड़ियां चल रही हैं, ये जो रेवड़ी कल्चर है सर, अब इस पे तीनों पार्टियां आक्रामक होकर रेवड़ी बांट रही हैं। क्या सोचते हैं सर इसके बारे में? क्या ये सही है सर? दिल पर हाथ रख के बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी कंफ्यूज कर दिया बीजेपी ने, खुद तो कंफ्यूज हो ही गए। सही क्यों नहीं है? एक दुनिया का देश बताइएगा जो हम कर रहे हैं वो डेवलप हुआ और वो ना किया उसने। हमसे 50 साल पहले लोग डेवलप कंट्रीज की लिस्ट में आ गए, 70 साल पहले, 80 साल पहले डेवलप कंट्री हो चुके थे। हम आज भी डेवलप कंट्री नहीं है। आप स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, किसी भी देश का नाम लीजिएगा, वहां पे फ्री की रेवड़ी देते हैं भाई। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर वहां की सारी जनता को देते हैं, तभी तो वो डेवलप हुए। अगर ये 2 रेवड़ी नहीं देते वो, तो डेवलप ही नहीं होते। हमारे देश में क्या कहते हैं, मेरे लिए सब कुछ होना चाहिए, आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। हद हो गई। नेताओं के लिए, अफसरों के लिए तो सब कुछ दे दो, जनता के लिए कुछ नहीं होगा। और जनता को बता दिया रेवड़ी नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप पढ़ लिख गए तो क्वेश्चन तो करोगे, आज नहीं तो कल करोगे। नेता कहते डिग्रियां बांट दो, पढ़ाई ना देना। हम कह रहे क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर हम सबको देंगे। कहते हैं रेवड़ी कहते रहे। हमारी सरकार देश की अकेली सरकार है जो अपने बजट का 50% वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च करती है। उसके 3 पार्ट सबसे बड़े हैं। नंबर 1 एजुकेशन सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। एजुकेशनल सिक्योरिटी, एजुकेशन के ऊपर 25% बजट खर्च करते हैं हम। हेल्थ सिक्योरिटी
हेल्थ बजट के ऊपर 15% खर्च करते हैं और बाकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के ऊपर हम 10% खर्च करते हैं, जिसमें बिजली फ्री है, पानी फ्री है और अब बस फ्री है महिलाओं के लिए, तीर्थ यात्रा है, सारी स्कीमों के ऊपर। देश में हम पहली सरकार है जो 50% बजट खर्च करती है इन 3 चीज़ों के ऊपर। बाकी 50% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बाकी चीज़ों पर खर्च करते हैं। देश की कोई भी सरकार 20% भी नहीं करती। जाता कहाँ है पैसा? हमने तो कोई कर्ज नहीं लिया, हमने तो कोई नया टैक्स नहीं लगा। फिर से कहता हूं, अभी हमने 2 नई स्कीमें कही हैं। महिलाओं के लिए 2100 रुपए महीना देंगे, एक भी नया टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई नया कर्ज नहीं लेंगे। और दूसरा, हमने बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं दिल्ली के, सबका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, चाहे 1 करोड़ का हो चाहे उससे ज्यादा को, सारा खर्चा हम करेंगे। जितना भी खर्च होगा यही तो करने आए थे, और क्या करने आए थे? हम जनता को बता रहे हैं ना। चलो मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार बनने से पहले हेल्थ और एजुकेशन पे कोई इलेक्शन हुआ तो बता देना। हमने हेल्थ और एजुकेशन पहला इलेक्शन लड़ा, आज तक लड़ रहे हैं। हम इसको सेंटर में लेके आए ना, हमें पता लग गया ना, इंसान जब चलता है तो 2 टांगों पे चलता है। वो 2 टांगे क्या होती हैं? देश की, समाज की 2 टांगे होती है, एक एजुकेशन और हेल्थ। अगर वो ठीक होंगी, नेताओं की जरूरत नहीं है। नेता क्या कहते हैं? इनके टांगे तोड़ दो, ना पढ़ेंगे ना हेल्दी रहेंगे, फिर तो हमारे चरणों में लेटे रहेंगे। बीजेपी ने क्या किया सुनो, जिस मिडिल क्लास ने उसको बनाया, डंप कर दिया ना उसको। लेकिन सर अभी भी पूरा कोर वोटर मिडिल क्लास का बीजेपी के पास है। उनको समझ में आ रहा है, इसीलिए डंप किया है। 80 करोड़ लोगों को गेहूं क्यों बांट रहे हैं? मिडिल क्लास को तो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं मिलना चाहिए। देखो, देर और सवेर समझ में सबको आ जाएगा। अब 100% एजुकेटेड मिडिल क्लास को उन्होंने डंप कर दिया, छोड़ दिया है। कहा कि तुम्हारी हमें जरूरत नहीं, तुम्हारी जरूरत थी सीडी की तरह से। एक बार सीडी लगा के हम ऊपर चले गए, हम सीडी को जला रहे हैं। कहते हैं सीडी को जला दो। बेरोजगारी का हाल देखो ना, अब देश के अंदर बेरोजगारी का ये हाल किया है। वो एजुकेटेड जो नारे लगाता था इनके लिए, 10 साल के बाद भी बेचारा बेरोजगार घूम रहा है। उसको इधर उधर डाइवर्ट करते हैं, पर उसको समझ में आ रहा है ये तो गड़बड़ तो हो गई। पहले वो सोचता था मुझे नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। 2 तरह के लोग हैं, एक तो नौकरी मिली नहीं, दूसरी अंडर एम्प्लॉयमेंट है। जिसको 50,000 मिलने चाहिए थे उसको 20,000 मिल रहे हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं कहते। इस देश के अंदर 3 करोड़ रोजगार होते थे 10 साल पहले, बिजनेस, इंडस्ट्री और सब तरह के ऑफिस मिला के। 1 करोड़ तो बंद हो गए। फिर कहते हैं जी हम उसको देंगे, अपने दोस्तों को देंगे पैसा सारा। ट्रिकल डाउन थ्योरी, बड़े बड़े बिजनेस में सब कुछ उनको देंगे, नीचे कुछ ना कुछ टपक के नीचे आ जाएगा। भिखारी हैं क्या देश के लोग? सब अपने दोस्तों को दे दो। एक मित्र है इनका, चलो मैं आपको बताता हूं, 47,000 करोड़ रुपए का लोन लिया उसने। अब मुफ्त की रेवड़ियों की बात करते हैं ना मुझसे, 4,000 करोड़ वापस किया। 43,000 करोड़ क्या किया सरकार ने, केंद्र सरकार ने माफ कर दिया उसका। वो रेवड़ी नहीं है। सर मित्र का नाम भी ले सकते हैं आप। नहीं, मैं नहीं लूंगा। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, मेरे को इलेक्शन भी लड़ना है, नहीं तो मेरे को सेंसर लग जाएगा कि आपने जो इलेक्शन में पॉलिटिक्स में नहीं है उसका नाम कैसे लिया। आपको अच्छी तरह पता है, एक बहुत बड़े आदमी का भाई है, वो छोटा भाई है। अब आप समझ गए हो, जनता भी समझ गई है। अच्छा सर, एक बात बताइए, एक गाना है हम लड़ेंगे हम जीतेंगे, ये जो आपकी डॉक्यूमेंट्री हाल फिलहाल में आई है द अनब्रेकेबल, इसको लेकर विवाद भी काफी हुआ। इसमें जब एक गाना आता है आप थोड़े इमोशनल नजर आते हैं। आपने ये भी बताया कि आपकी जो बेटी है उसका नाम 2 करोड़ रख दिया गया जब आप जेल में गए, कैसा अनुभव था सर? नहीं, जेल में जाने का नहीं, मैं पहले का किस्सा बता रहा हूँ। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ की रिश्वत दी। मतलब महा मूर्खता वाला आरोप। एक मंत्री अपने मुख्यमंत्री को रिश्वत देगा, परंतु उसका हुआ क्या? टीवी चैनल सारे लग गए इस काम के पीछे। मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती थी, उसको कितना मेंटली टॉर्चर किया गया कि उसका नाम 2 करोड़ ही रखा गया। बाद में जिसने आरोप लगाया था कपिल मिश्रा, उसने माफी मांग ली लिख के। मैंने तो राजनीति से प्रेरित होकर कर दिया था ये। चैनल भी भूल गए, किसने दिखाया नहीं उसके बाद। जिन चैनल्स ने उसको मुद्दा बनाया था, जिनके लिए प्राइम टाइम था, वो दिन और रात था, माफी मांगते ना, या उससे जिसने माफी मांगी थी उसकी दिखा तो देते भाई। तब तो चैनल को टाइम नहीं था किसी को भी। उसने माफी मांगी, लिख के माफी मांगी, कोर्ट के अंदर मांगी, तब तो किसी ने नहीं दिखाया। सत्येंद्र जी, आपकी 2 फोटो बड़ी वायरल हुई। पहली, एक जब आप जेल में आपकी मालिश हो रही है, प्याज टमाटर आप कुछ खा रहे हैं, टमाटर खीरा शायद आप खा रहे हैं। दूसरी, जब आप वापस जा रहे हैं अपने परिवार के गले लग रहे हैं, वो काफ़ी इमोशनल तस्वीर सामने आई। सर, जेल में स्वाभाविक सी बात है, जब आप थे अपने परिवार को तो आप मिस कर रहे होंगे। शकरपुर बस्ती की ये जो जनता है, शकरपुर बस्ती की जनता को कितना याद कर रहे थे आप?
पहले तो मैं आपको उसके बदले बता दूं, जो 2 पॉइंट आपने बताए हैं, मैं जेल के हॉस्पिटल में स्लिप हो गया था, गिर गया था, मेरी स्पाइन में चोट लगी थी, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, मेरे 2 प्रोसीजर हो चुके थे, मिनी ऑपरेशन हो चुके थे। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि भी इनको 30 डेज का स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट चाहिए और डेली फिजियोथेरेपी चाहिए। तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने, क्योंकि जो वहाँ का लोकल हॉस्पिटल था, जेल के अंदर था, जेल का हॉस्पिटल था, उसी के टॉयलेट में मैं गिरा था, तो उन्होंने कहा आपको सेल में रख लेते हैं, यहाँ पे फिर से गिरने का चांस है क्योंकि गीला रहता है वो, कई सारे लोग यूज करते हैं, और सेल में वी विल टेक केयर ऑफ यू। 30 डेज का स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट। आप सोच सकते हैं स्पाइन में चोट लगने के बाद क्या होता है, किसी लोगों को पता होगा, शायद आपको ना पता हो, पब्लिक को पता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट को डेली फिजियोथेरेपी देनी थी, देयर वाज नॉट फिजियोथेरेपी, 1 हफ्ते में 1 दिन आते हैं। तो उन्होंने किसी को ट्रेन किया हुआ था, जेल स्टाफ ने कहा था भी थोड़ी देर बाद आपको ना पैरों को दबाना, एक्यूप्रेशर टाइप ना थोड़ा सा ये कर देंगे। मैंने वो फोटो आप दोबारा देख लीजिए, पूरे कपड़े पहने हुए हैं। अगर उस इंसान ने मेरे को रिलीफ देने के लिए, बहुत पेन था मेरे पैरों में, बहुत ज़्यादा पेन था, कमर में, पैरों में बहुत ज़्यादा पेन था, तो उसको कहते हैं मालिश करा रहे थे। आपका वजन भी बहुत घटा सर। अब मैं बताऊं दूसरा, कहते सचिन जैन तो मजे कर रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, खीरे टमाटर की पार्टियां आप करिएगा, रोज करिएगा। 1 साल तक मैंने अन्न नहीं खाया था। मेरा 1 साल तक जी सर। मेरा नियम था कि मैं मंदिर जाने से पहले अन्न नहीं खाता। 1 साल तक मैंने उपवास किए, जैसे आपके नवरात्रि में उपवास होते हैं ना, तो लोग फलाहारी उपवास भी करते हैं, कई लोग 1 दिन का करते हैं, कई 2 का, कोई 9 दिन का। तो मैंने पूरे 1 साल किया था, मेरा 38 किलो वजन कम हुआ था। आई रिस्क माई लाइफ। और उसका उन्होंने मजाक बनाया, और मजाक यहाँ तक नहीं बनाया, कोर्ट तक में मनाया। मजाक कहते ये तो जैन लोग हैं, ये तो उपवास करते रहते हैं, धर्म का मजाक उड़ाते हो तुम, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हो। उपवास की प्रथाएं या धर्म के कोई भी नियम का पालन करना तो हमारे हिंदू धर्म में है। तुम उसका मजाक बना रहे हो, उसको टीवी पे दिखा रहे हो। पहली बात बताओ, टीवी पे फुटेज आई कैसे है? पूरी क्यों नहीं दिखाई? अगर फुटेज आई तो आप डाल दो, आज डाल दो ना वीडियो फुटेज, अनकट डालो ना। मैं आपसे इंटरव्यू दे रहा हूं, कल का आप कट करके दिखा दो, संजय ने तो ये बोला था, मैं क्या करूंगा, उसका इलाज क्या है मेरे पास? मैं तो आपको इतना लंबा इंटरव्यू दिया है, आपकी चॉइस में 2 मिनट का डाल दो। सर हम कट नहीं करते। नहीं, आपकी बात नहीं है, उन्होंने तो मेरा महीनों का करके कट करके दिखा दिया कि सज्जन, सबको पता है कि कोई ऐसा नेता नहीं होगा कि अपनी जान को जोखिम में धर्म के लिए डाल देगा। सिर्फ मैं धर्म का पालन कर रहा था, उसकी मजाक तो नहीं उड़ानी चाहिए थी। और इन लोगों ने तो ये तक एक्सट्रीम की। अब आपने कहा है ना, जब मैं उपवास कर रहा था, उन्होंने कहा इसको तोड़ने के लिए, कहते तो करे जा रहा है, 3-4 महीने हो गए हैं। वो शुरू में लगा कि 2-4 दिन में टूट जाएगा, 4-5 महीने जब हो गए, जेल की कैंटीन में हफ्ते में 2 बार फ्रूट आता था, सलाद और फ्रूट कैंटीन से खरीदते थे। उन्होंने लाना बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया। फिर कैसे खाना? तो मुझे सब कुछ खत्म हो गया ना। 3 दिन जब मेरे को हो गए, तो पास के सेल में 2-3 लोगों ने मुझे 2 एप्पल और 2 पता नहीं संतरे या कोई चीज दिए। उनको बुला के उन्होंने बुरी तरह से लताड़ा कि तुमने ऐसा कैसे किया। तब हंगामा हुआ जेल के अंदर। वो कहते हैं ये आदमी मर जाएगा, और आज ये तो किसी से बोलता नहीं है, हम मीडिया के पास जाएंगे। फोन तो करते थे ना परिवार को, हम बता देंगे। जब उन्होंने धमकी दी, तब फ्रूट मंगाना चालू किया था उन्होंने। और आपके परिवार के लिए भी बहुत मुश्किल समय रहा होगा सर। उनको तो मेरे जेल से आने के बाद पता लगा, किसी इंटरव्यू में मैंने बोल दिया ये बात, उनको तो नहीं मैंने बताया था। उनके लिए तो झेलना बहुत मुश्किल था। उनके लिए तो यही था कि भाई जिंदा वापस आए बहुत है सर। लेकिन आपको और भी तमाम तरीके की बीमारियां थी सर। ये बताइए, एक ही सेल है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व जेल के अंदर है। क्या कभी ख्याल नहीं आया कि सर पार्टी टूट जाएगी, अब आगे का फ्यूचर क्या है? जेल में बैठ के सर कुछ देखो, तो पार्टी तो जरूर टूट जाती, 100% टूट जाती अगर हम टूट जाते तो। आपने बाहर निकलते ही आतिशी जी को कहा कि अब अगला नंबर तुम्हारा है। ये आपके कौन से सूत्र हैं सर जो ये जानकारी दे देते हैं? नहीं, वो नहीं, मैं पहले आपको पहले का आंसर देता हूँ। हम चारों जेल में थे, पर अलग अलग जेलों में थे। अंग्रेज भी जब पॉलिटिकल बंदियों को अंदर रखते थे, एक ही जेल में होते थे। इन्होंने इंश्योर किया अलग अलग जेलों में, सेल तो छोड़ ही दो, जेल भी अलग होनी चाहिए, ताकि कभी आपस में तो कोई बातचीत नहीं होती, कोई बातचीत नहीं हो सकती थी, किसी तरह का कांटेक्ट नहीं था।
किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं था। परंतु क्योंकि हम टूटे नहीं तो पार्टी भी नहीं टूटी। अगर हम टूट जाते जेल में जाके तो पार्टी भी टूट सकती थी। हिम्मत इस बात की थी कि भी हमारे लिए जो सड़कों पे लड़ रहे हैं उनकी एस्पिरेशंस का क्या होगा। हम टूट गए तो पीछे नहीं हटे थे बिल्कुल भी। और जहाँ तक आपने आतिशी की बात करी, ये तो कॉमन सी बात है। देखो, आपने जेल से बाहर निकलते ही आतिशी जी को डरा दिया, ये कह दिया कि अब अगला डरने नंबर की तुम्हारा है। हिम्मत बढ़ाने वाली बात है। नंबर तो देखो सबका आना ही है। अरविंद केजरीवाल ने हमसे कहा था कि भाई देखो मेरे साथ लग तो रहे हो, जेल जाना पड़ेगा। शुरू में लगता था कि भाई ये शायद हमारी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। थोड़े दिनों बाद पता लग गया था कि ये तो होना है। जिस तरह की देश के अंदर सरकार बनी है, विंडिक्टिव सरकार है, वो तो लगता है कि उनके लिए तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। मैं तो अपने परिवार को ये कहता था भाई जिंदा तो हूँ, ये क्या कम है। आप हिस्ट्री पढ़ के देखो, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को मरवा देते थे। ये सरकार तो काफी रहमदिल है, काफी रहमदिल है कि अपने इतने खराब पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जीने का मौका तो दिया, इतना रहम तो किया। मैं तो थैंक कहता हूँ उनका, बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर जब आप बाहर आए क्या कुछ आपको बदलाव लगा? क्योंकि देखिए आप 27 महीने से ज़्यादा का शायद समय था जब आप जेल में रहे। जनता से आप कनेक्ट हो पाए? क्योंकि ये वाला चुनाव सर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कई लोगों का ये सोचना है कि सत्येंद्र जी जेल गए, हालांकि आप पूरे कॉन्फिडेंट है अपनी सीट को लेकर। क्या थोड़ा सा भी संघर्ष आम आदमी पार्टी को इस बार करना पड़ रहा है? देखो मैं बताऊँ आपको, दो पार्ट कर देते हैं, शकूर बस्ती अलग और पूरी दिल्ली अलग। हाँ। शकूर बस्ती विधानसभा के अंदर आप आए हुए हैं आज। मैं तो कहूँगा आप कम से कम 20, 25, 50, 100 लोगों से इंटरव्यू लेके जाइएगा, आपको फील पता लग जाएगी। लास्ट टाइम मुझे 52% वोट मिला था, इस बार आपको पता लगेगा 60 है कि 70 है कि 80 है। यानी बढ़ेगा वोट बहुत शेयर ज़्यादा आपका। बढ़ेगा। ये लोगों के ऊपर डायरेक्टली अटैक है। कितने नंबरों से? कोई प्रेडिक्शन आप इंडिया नहीं, न्यूज़ मैं क्या मंच कह पर रहा करना हूँ चाहें? कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं यार ये कोई तरीका थोड़ा होता है, मतलब मैं ही मिला था क्या इनको? सबक सिखाने के लिए भी तुम्हें सबक सिखाना था तो अरेस्ट कर लेते 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। सबको पता है बेल मिलने लगी तो जज को ही बदल दिया इन्होंने। मतलब किस हद तक नहीं गए, उस बातों को जनता को पता है। आज भी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, जेल में रख लिया इन्होंने। 4 दिन के बाद आपको न्यूज आएगी सत्येंद्र जैन के खिलाफ सैंक्शन मिली। भाई जेल में क्यों रखा था? सैंक्शन तो आज तक भी नहीं मिली कि कहा गया था इसलिए रखा था। तो मैं अभी देखो उस बारे में बाद में बताएंगे आपको, बाद में बात करेंगे। इस टाइम जो डिक्टेटोरियल सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम बहुत ही खतरनाक है। और एजुकेटेड मिडिल क्लास को समझने की जरूरत भी है कि अगर जहां पर बोलने की आज़ादी नहीं होगी, आपको बोलने से, आप देख के तो क्या है, व्हाट्सएप मैसेज करके दिखाओ 4, अपने परिवार में करके दिखाओ, चलो लोगों को डर लगता है ये ना कुछ ऑफेंड ना कर जाए कोई लोग। आप अकेले में 2 लोग बात कर सकते हैं, 6 लोग 10 लोग बैठे होंगे, डर लगता है कुछ बात कर ले तो। कमाल हो गया, ये माहौल हो गया देश के अंदर। इसको आजादी कहते हैं। और डरा हुआ इंसान ना एक लिमिट तक डरता है, उसके बाद रिवोल्ट भी होता है। आप देखना इस बार दिल्ली के इलेक्शंस में रिवोल्ट नजर आएगा आपको, जो उन्होंने डराने की कोशिश की है। कितने लोगों से बात होती है, वो कहते हैं देखो हम कुछ नहीं कर सकते पर हम आपके लिए काम कर सकते हैं। मैंने क्या कि हम बटन दबा सकते हैं। सर आपने तो एक कैंपेन भी किया था, 40 लाख रुपए का आपने चंदा मांगा था। कितने दिनों में महज वो पूरा हो गया था सर, ये बताइए पहले आप। 40 लाख रुपए सिर्फ 4 दिन के अंदर, और 1105 लोगों ने दिया। मुझे लगता है ये जिन्होंने भी डोनेशन ली है ऑनलाइन सबसे ज्यादा नंबर था। यानी जनता प्यार तो बरसा रही है। 1100 लोग, 300-400 ज्यादा नहीं होते हैं। मुझे 1105 लोगों ने दिया। बंद करने के बाद भी मैंने जब पीसी कर दी तो उस दौरान भी 1.5 लाख रुपए और आ गया। पीसी करने में थोड़ा टाइम लगा तो लोगों ने तब भी देते रहे। अगर मैं समझता हूँ 1-2 दिन और तो और ज्यादा आ जाते। सर लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपके पास तो बहुत जमा पूंजी है, फिर चंदे की क्या जरूरत पड़ी सत्येंद्र जैन को? देखो कहने से क्या होता है, उनका काम तो है कहना, कुछ भी कह सकते हैं। मेरे घर तो आए थे, 2-2 बारी 3-3 बार रेड मारी थी। क्या मिला था जरा दिखा दें, बता दें क्या मिला था। वो सच में वो दिखाते हैं, मेरे को बता देते, मैं लेके आता, आपको दिखा देता। मेरे घर से 1 रुपया नहीं लेके गए, मिला ही नहीं। कुछ होता तो ले जाते ना। आप मेरा एफिडेविट देखना, मेरे 4 एफिडेविट लगे हैं इनका उसमें
इलेक्शन कमीशन के अंदर। हम्म कल वो आपने परवेश वर्मा जी की बात की थी, उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई, 20-30 गुना 50 गुना बढ़ गई 5 साल में। सत्येंद्र जैन की 10 साल में घट गई। ऐसे भी आपको पॉलिटिशियन मिलेंगे जो 10 साल मंत्री रह लिए, उनकी संपत्ति घट गई। 5 गाड़ियां थी पहले एफिडेविट में, देखना मेरे, इस बार 0 रह गई। कहाँ चली गई सर वो 5 गाड़ियाँ? वक्त के साथ साथ पुरानी होती गई, डिस्कार्ड होती चली गई, खत्म हो गई। फिर अब सत्येंद्र जी के पास एक भी गाड़ी नहीं है, आज तो नहीं है। तो फिर आप कैसे मूव आउट करते हैं सर? अभी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ले रखिए लोगों से, इलेक्शन के लिए तो लोग तो मदद करते सत्येंद्र जी के पास एक भी गाड़ी नहीं है चलने के हैं। लिए? आज तो नहीं है। सर ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कोई भी नहीं, गाड़ी पहले नहीं। सरकारी गाड़ी थी ना। पूर्व मंत्री हैं आप और आप कह रहे हैं पूर्व कि मंत्री को कोई सरकार गाड़ी नहीं देती। फिर से मंत्री बनने का कोई मन, कोई नहीं, देखो, आशंका? जनता जो कहेगी, हमारी पार्टी जो कहेगी हम करेंगे। और अभी तो मुझे झाड़ू चलाने का काम दिया गया, मैं झाड़ू चला रहा हूँ। सर आपने पहले धर्म की बात की थी। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू कह रही है, इस पर सत्येंद्र जैन जी क्या कहेंगे? क्योंकि अभी सर कल हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया सीता माँ पर कि जिस तरीके से सीता माँ ने हिरण को देखा, लक्ष्मण को कहा, तो वैसे ही दिल्ली की जनता बीजेपी की सुनहरे वादों को ना देखे। इस पर बीजेपी ने कटाक्ष किया कि चुनावी हिंदू जो है वो अरविंद केजरीवाल है। कहने को तो हम भी बीजेपी को कह सकते हैं चुनावी मुसलमान, पर यह शब्द ठीक नहीं है। हम तो नहीं कह रहे उनको चुनावी मुसलमान है। अरविंद केजरीवाल जी के घर प्रदर्शन करवा रहे हैं बीजेपी वाले कि आपने मौलवियों की तनख्वाह नहीं दी। भाई तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? किस बात की तकलीफ हो रही है? हमने तो नहीं कहा कि तुम चुनावी मुसलमान हो, चुनाव के अंदर मुसलमानों की चिंता आ जाती तुम्हारे को। हमें कहते हैं ये हिंदू। अरे भाई हम जैसे थे पूरे जीवन वैसे रहे। पर आपके वोट बैंक में तो सर मुसलमान आबादी भी ज्यादा है। क्या मतलब क्या होता है बैंक? क्या होता है वोट बैंक सर? किसने कहा? कौन से बैंक है? कहाँ पे खुला हुआ है वो? कहाँ खुलता है वो? मुझे तो नहीं पता। अरे वो मतदाता हैं, उनको ऐसे बेइज्जती मत करो। ये बीजेपी कांग्रेस वालों ने कहा है कि वोट बैंक होता है। क्यों होता है? वो जज हैं। जनता जो है पॉलिटिशियंस की मालिक होती है, नौकर नहीं होती। वो डिसाइड करती है तुमने काम कैसा किया है। आफ्टर एवरी 5 ईयर दे जज यू। उसको वोट बैंक बनाते हैं बीजेपी वाले। आपका स्वास्थ्य ठीक है सर? हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। सर ये बताइए अब क्या वादे हैं जिनको आप लेकर चुनाव लड़ेंगे, और क्या ऐसी सौगात हैं जो इस बार आप लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं? देखो पहली बात तो ये है कि हमने जो भी काम अच्छे किए हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। हमारे सेंटर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन और हेल्थ केयर रहेगी। पिछले 10 साल से उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। एजुकेशन सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी पे हम काम करेंगे। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पे भी काम करेंगे। सोशल सिक्योरिटी को आगे बढ़ाते हुए हमने 2 स्कीमें और लेके आए हैं। एक, महिलाओं को 2100 रुपये महीना देंगे, हर महिला को। बीजेपी 2500 कह रही है, आप 2100 कह रहे हैं। हाँ वो उन्होंने कुछ कहा है, पता क्या कहते हैं वो? अगर बीजेपी की सरकार बनी तो गरीब महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। और गरीब की डेफिनेशन क्या है? जिसके घर में पंखा ना हो, जिसके घर में टीवी ना हो, जिसके घर में फ्रिज ना हो। दिल्ली में तो कोई है नहीं, तो इसलिए किसी को देना भी नहीं। हमने सबको कहा है हम सबको देंगे, 2100 देंगे, हर एक को देंगे। मैंने कल एक मीटिंग में बोल दिया ये बात। अपने पंजाब में भी ये वादा किया मैंने एक था। बार बोल दिया ना, एक मीटिंग में बोल दिया कि हम तो हर महिला को देंगे। वो उसको नहीं देंगे जिसके घर में पंखा है, टीवी है, फ्रिज है। तो एक सज्जन उछल पड़े वो। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? जिसके घर में पंखा उसको देंगे हम। मैंने पंखे वालों को दोगे? कहते हाँ जी देंगे। मैं टीवी वाले को, फ्रिज वाले को, कहते उसका तो मुश्किल है। तो अब सोच लेना जी, जिसके घर में टीवी है, फ्रिज है, बीजेपी के झांसे में मत आना। और पहले 15 लाख की किस्त मांग लेना। 15 लाख में एक किस्त तो आई होगी, कुछ तो आ गया होगा, या ये भी जुमला ही है। और एक बात बताता हूँ, बीजेपी का वो कौन सा पत्र आया अभी 2-4 दिन पहले, संकल्प पत्र, आज भी सर उसका पार्ट 2 रिलीज हो रहा है। आते रहेंगे, अब तो बार बार आते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो दिल्ली की कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं स्टार्ट की, जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई, फ्री तीर्थ यात्रा, इसी तरह से जितने भी काम किए, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा,
वो सारी की सारी जारी रहेंगी, क्योंकि वो सारी की सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं। इसका सर्टिफिकेट बीजेपी ने दे दिया है। वो भी मान गए कि कल्याणकारी हैं, इसीलिए वो भी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। पर सतर्क रहना जी, वो मन से कुछ नहीं कह रहे, वो सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, करने के लिए नहीं कह रहे। यानी सब अरविंद केजरीवाल जी को फॉलो कर रहे हैं दिल्ली में, ये कहना चाहते हैं? कोशिश कर रहे हैं करने, कर तो सकते ही नहीं। अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे थे अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फिर मुझे ही वोट दे दीजिए। हाँ, वो कह रहे करने की कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। तो कह रहे देखो, असली और नकली, मार्केट में आप जाइएगा, आपको एक वॉच लेनी है महंगे उसकी ब्रांड की, 1 लाख रुपए की वॉच, उसकी D1 डुप्लीकेट कॉपी आती है, जो बेस्ट वन होती है, आप देख के पहचान भी नहीं सकते, 5,000 की आती है, खरीदते कौन से हैं? जब असली मिल रही है आपको तो नकली क्यों लेंगे, डुप्लीकेट क्यों लेंगे? असली मिल तो रहा है, असली केजरीवाल है तो नकली डुप्लीकेट केजरीवाल क्यों लेंगे आप? बीजेपी के सीएम फेस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी, आपने रमेश बिधूड़ी को कहा कि इन्हें सीएम बनाना चाहती है, लेकिन अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई, तो क्या ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है? प्लस नहीं, मुझे लगता है बीजेपी ने मान लिया है कि देखो कोई तैयार नहीं है अपने इंसल्ट कराने को। इन्होंने कईयों से कहा कि तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, कहते नहीं जी जीतना तो है नहीं, जनता के सामने बेइज्जती और हो जाएगी, सीएम बनने आया था एमएलए बनानी, तो कोई बनने को तैयार नहीं है। ये भी आपके सूत्र बता रहे हैं? सब कईयों से बात हुई है, कहते भाई साहब इलेक्शन मत लड़वाओ, कोई बात नहीं, इलेक्शन लड़वा रहे हो तो इतनी बेइज्जती काफी है कि एमएलए हार गए, सीएम बन के एमएलए हार गए, तो कोई नहीं चाहता, तो कोई अपनी इतनी इंसल्ट नहीं करना चाहता, कोई तैयार ही नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अलायंस में भी हैं, इंडिया अलायंस में है, अब इसके बाद चुनाव भी है सर, गोवा का चुनाव आ जाएगा, क्या उसमें आपकी साठगांठ नजर आएंगी? क्योंकि यहाँ तो ऐसा है, अभी हम दिल्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, नेशनल अलायंस, इंडिया अलायंस वो नेशनल लेवल पर है, स्टेट लेवल पे कहीं नहीं है। दिल्ली का इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, यहाँ पे जरूरत भी नहीं थी, तो हम अलग लड़ रहे हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव आप दोनों ने साथ में लड़ा, एक भी वो सीट नहीं नेशनल आ पाई। अलायंस था ना, वो लोकसभा के लिए था, और पहले क्लियर कर दिया गया था कि नेशनल अलायंस है, इसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं। हरियाणा में तो सर आपका अलायंस नहीं हो पाया, स्टेट था ना, तो ये आपके अलग अलग पैरामीटर्स बताते स्टेट और नेशन अलग अलग है। हमने कहा है, कभी कहा ही नहीं स्टेट लेवल पे अलायंस होगा। आगे जारी रहेगा सर ये? अरे बता तो दिया, स्टेट लेवल पे है ही नहीं, तो जारी कब रहेगा? कांग्रेस को आप क्या कंपटीशन में मानते हैं इस बार? संदीप दीक्षित जी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, संदीप दीक्षित की जगह परवेश वर्मा से काफी कंपटीशन है आपस में कि कौन कम नंबर वोट लेगा, देखते हैं दोनों में से। अच्छा, कंपटीशन इस बात का है कि कम वोट कौन लेगा, दोनों का। ये तंज आप कसते हुए नजर आ रहे हैं। लग तो रहेगा। एक किताब भी आपने लॉन्च की थी, भाजपा की अचीवमेंट, जो किताब खाली थी, ये आम आदमी पार्टी ने एक नया सरकास्टिक तरीका निकाला है सर तंज कसने का। नहीं, कभी कभी थोड़ा सा बता देते जनता को, ये तो सबको पता ही है, भाजपा की ना पैकेजिंग अच्छी होती है, माल अच्छा नहीं होता। हमारे को पैकेजिंग करनी नहीं आती, बस गड़बड़ ये है। हमने इतने सारे काम किए, जनता को नहीं बताए। चलो मैं आप मौका दे रहे हैं, मैं अपने कोरोना के काम बताता हूँ 2-4 आपको। मैं देश का अकेला स्वास्थ्य मंत्री था जो अपने घर में नहीं बैठा, एक दिन भी नहीं बैठा, हर रोज हॉस्पिटल्स में गया, आईसीयू में गया, पीपी किट पहन के गया, अकेला आदमी था। हमने पहली बारी दिल्ली के अंदर होम आइसोलेशन सर्विसेज स्टार्ट की। हमने पहली बारी दुनिया में 5 स्टार होटल्स को हॉस्पिटल बेड्स में कन्वर्ट किया। हमने बैंकेट हॉल्स को हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया। हमने पहली बारी 2 हफ्ते के अंदर 500 बेड के आईसीयू हॉस्पिटल्स तैयार किए, अप एंड रनिंग। 2 हॉस्पिटल सिर्फ 12 दिन में तैयार किए थे। तो काम किया हमने, पर वो है ना कि काम करते रहो, अब गाए ना तो जनता को पता भी नहीं लगता। वो उनका काम है गाते रहना। वो आए, क्या नाम है, अमेरिका के राष्ट्रपति की वाइफ आई, तो स्कूल तो दिल्ली सरकार का दिखाने लेके गए ना। वो कह रहे अच्छी बात है ना, दिल्ली को अच्छा बना रहे हैं हम, तो दिखाओ पूरी दुनिया को, इसमें क्या दिक्कत, देश तो हमारा है, नाम तो हमारा होगा ना, हमारे देश का नाम होगा तो हमारा नाम होगा, देश और हम अलग अलग थोड़ा है। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुझे आप पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं सर। लेकिन बीजेपी की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ, आज हरियाणा के नायब सिंह सैनी यहाँ आ रहे हैं, मोहन यादव, पूरा बीजेपी का जो कैडर है वो उतर चुका है सर। आप ऐसा करो, आप ऐसा कीजिए, 1 to 1 मेरे से जिसका भी कराओ, शगुर बस्ती में करा लो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, जिसका मेरे विधानसभा में ला के उनके मेरी 1 to 1 करा दो, क्योंकि उनका कैंडिडेट तो करेगा नहीं।
मैंने वो बताया ही है। उनको ले आओ, उन मुख्यमंत्रियों से कर लेते हैं हम, एक विधानसभा में कर लेते हैं, उसी में फैसला कर लेगी जनता कि भाई बीजेपी की तरफ से ये मुख्यमंत्री है और यहाँ से सत्येंद्र जैन है, ये दोनों का कंपटीशन करा लेते हैं। शगुर बस्ती की बात करेंगे हम। बहुत बड़ा चैलेंज है हाँ सर ये। बिल्कुल दे रहा हूँ, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। वहाँ पे भी दिया, गोवा में भी दिया था मैंने, गोवा के पावर मिनिस्टर के साथ मैं करने गया था। एक ये भी करा लीजिए, आपका टीआरपी अच्छा मिलेगा। अच्छा सर, एक अब हम इंटरव्यू को खत्म करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके लिए सत्येंद्र जैन क्या कहेंगे? मैं आपसे दो चीजों के लिए कहूंगा। पहली चीज, वोट जरूर दें, और वोट सोच समझ के दें, कैंडिडेट को चेक करके दें, जो सबसे अच्छा कैंडिडेट हो सिर्फ उसको दें। आपको भी सोच समझ कर दें। मैं कह रहा हूँ, मैं उसमें हूँ कैंडिडेट, मैं भी तो उसमें से एक हूँ। अगर जो सबसे अच्छा कैंडिडेट हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, आपके लिए काम, और दूसरा काम पे वोट दें। जिसने काम किया है, जो काम कर रहा है, उसको वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर कवरेज के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.